Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4 the United Nations. बेटा यूनाइटेड नेशंस कब बना, हमने इसे क्यों बनाया, मतलब ऐसी क्या नीड थी कि हमें यूनाइटेड नेशंस को बनाना पड़ा, सब कुछ इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। कैसे यूनाइटेड नेशंस काम करता है, कितने इसके ऑर्गन्स हैं, इंडिया के रिलेशंस यूनाइटेड नेशंस के साथ कैसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बेटा आप सबको पता है कि जो वर्ल्ड वॉर 1 था वो चालू हुआ था 1914 में और ख़त्म हुआ था 18 में। वर्ल्ड वॉर 1 कब स्टार्ट हुआ? 1914 में। कब ख़त्म हुआ? 1918 में। और बहुत सारा डैमेज, डिस्ट्रक्शन ह्यूमन लाइफ का, प्रॉपर्टी का वर्ल्ड वाइड किया किसने? वर्ल्ड वॉर 1 ने, है ना। बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, बहुत सारे सोल्जर्स मर गए, कई बार बॉम्बिंग सिविल एरिया पे भी हुई, तो सिविल एरिया में भी बहुत सारे लोग मरे, प्रॉपर्टी डैमेज हुई। और ये सिर्फ एक या दो कंट्री में नहीं हुआ बेटा, वर्ल्ड वाइड ऐसा हुआ। हम इंडिया, हमारा कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं था वर्ल्ड वॉर 1 से, फिर भी हमने ब्रिटिशर्स के साइड से वर्ल्ड वॉर फाइट किया और हमारे भी बहुत सारे सोल्जर्स वहाँ पर मारे गए। ठीक है। अब 1919 जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो जाता है, उसके एक साल बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसका नाम होता है लीग ऑफ नेशंस। ठीक है। और ये लीग ऑफ नेशंस क्यों बनाई जाती है? वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए लीग ऑफ नेशंस क्यों बनाई गई? जिससे वर्ल्ड पीस मेंटेन रहे। मतलब वर्ल्ड वॉर 1 होने के बाद जितने भी लीडर्स थे उन्होंने सोचा यार हमने तो बहुत नुकसान कर दिया, ये तो गलत है, चलो अब हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं जो कंट्रोल करेगी, वॉर नहीं होने देगी, वॉर लाइक सिचुएशन जैसी आएगी तो सबको एक टेबल पे बिठा के पीस टॉक जैसी सिचुएशन ले आएगी। तो लीग ऑफ नेशंस बन गया। पर लीग ऑफ नेशंस फेल हो जाता है। भाई क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है 1939 में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म कब होता है? 1945 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ? 1939 में। ख़त्म कब हुआ? 1945। आई बात समझ में? सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब होता है? 1939 में और ख़त्म कब होता है? 1945। क्लियर है बेटा? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसने ज़्यादा डैमेज किया एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्लो था, ट्रेंचेस में हुआ, ठीक है, ट्रेंच वॉरफेयर टाइप था, स्लो ग्रेजुअली प्रोग्रेस हो रही थी। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो टेक्निक यूज़ की गई, फास्ट, बहुत फास्ट, जल्दी जल्दी अटैक करना है, जल्दी जल्दी कंट्रोल करना है, ठीक है, जैसे ब्लिट्जक्रीग भी कहते हैं। तो अगर हम दोनों वॉर को कंपेयर करें तो ज़्यादा डैमेज करने वाला सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। तो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर से हमने सोचा कि भाई चलो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो लीग ऑफ नेशन से थोड़ी स्ट्रांग हो, जो प्रॉपरली हर चीज़ को कंट्रोल कर पाए। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं 50 नेशंस के, इवन इंडिया भी उसमें इंक्लूडेड होता है, ये कहाँ पर मिलते हैं? सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस में। ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसमें 50 नेशंस, जिसमें भारत भी, इंडिया भी एक है, वो मिलते हैं। ठीक है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है बेटा? यूएसए में है। और कब मिलते हैं बेटा? ये 1945 में। तो कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहाँ हो रही है? सैन फ्रांसिस्को में हो रही है। इंडिया भी इसका पार्ट है। 50 नेशंस यहाँ पर पहुँचते हैं। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशंस के ईयर में, 1945 में। ये अग्री कर जाते हैं कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, है ना। और उसका नाम क्या डिसाइड किया? यूनाइटेड नेशंस। भाई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो वर्ल्ड पीस को मेंटेन करे, पर नाम क्या होगा? तो नाम होगा यूनाइटेड नेशंस। तो उन लोगों ने एग्री किया कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसे कहा जाएगा यूनाइटेड नेशंस। और यूनाइटेड नेशंस का काम क्या होगा? प्रमोटिंग पीस एंड गुडविल एमंग नेशंस। नेशंस के बीच में गुडविल को प्रमोट करना, पीस को प्रमोट करना, ये ही यूनाइटेड नेशंस का काम होगा। इन्होंने ड्राफ्ट किया चार्टर, एक रिटर्न स्टेटमेंट जिसमें फंक्शंस भी थे यूनाइटेड नेशंस के और ऑब्जेक्टिव्स भी थे। तो यूनाइटेड नेशंस ने एक ड्राफ्ट बनाया, ठीक है, एक चार्टर बनाया जिसमें क्लियरली लिखा कि भाई यूनाइटेड नेशंस बनेगा तो उसके फंक्शंस क्या होंगे और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। फाइनली ये जो यूएन चार्टर होता है जिसमें फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं, इसे साइन किया जाता है 26 जून 1945 को। 26 जून 1945 को यूएन चार्टर साइन कर दिया जाता है। और ये इफेक्ट में कब से आता है? 24 अक्टूबर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद ये इफेक्ट में आ जाता है। बेटा साइन होना मतलब साइन करके रख दिया, इफेक्ट मतलब लागू कब से होगा? तो लागू कब से हुआ? 24 अक्टूबर से हुआ। और इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज यूएन डे। टुडे, आज जो यूएन है उसमें 193 मेंबर्स हैं और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। यूएसए में न्यूयॉर्क है, वहाँ पर ही इसका हेडक्वार्टर है।
बेटा हम यूएन चार्टर को डिस्कस करेंगे। तो जो यूएन चार्टर है वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है। जैसे हमारी कंट्री इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, तो वैसे ही यूनाइटेड नेशंस को चलाने के लिए भी तो हमें कुछ फंडामेंटल बेसिक सर्टेन रूल्स चाहिए थे, तो वो हमने लिखे। उन्हें ही क्या कहा गया, यूएन चार्टर, या यूएन चार्टर क्या है, यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। इसमें ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं यूएन के, और कितने डिफरेंट तरीके से यूएन एक्ट कर सकता है, किस किस फील्ड में यूएन काम करेगा, वो सब भी इसमें लिखा हुआ है। इट हैज़ टू मेन थ्रस्ट, इसके दो मेन थ्रस्ट हैं, मतलब दो मेजर ही प्रोमिनेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो ये है कि ये वॉर को प्रिवेंट करेगा, मतलब युद्ध को होने से रोकेगा, और डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा और वॉर को प्रिवेंट करेगा, युद्ध को होने से रोकेगा और विकास को आगे की तरफ बढ़ाएगा, विकास लाएगा, मतलब डेवलपमेंट लाना है और वॉर नहीं होने देना है। ये लिखा है यूएन चार्टर में। अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव्स। तो बेटा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यूएन के वो चार्टर में लिखे हुए हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यूनाइटेड नेशंस के वो काय में लिखे हुए हैं, यूएन चार्टर में लिखे हुए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि वो पीस मेंटेन करेगा और वर्ल्ड में सिक्योरिटी को भी मेंटेन करेगा, विश्व में शांति बनाए रखेगा और सुरक्षा बनाए रखेगा। क्लियर है? यूएन के ऑब्जेक्टिव्स में पहला ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस एमंग नेशंस। बेटा जितने भी नेशंस यूएन के पार्ट हैं उनमें रिलेशनशिप फ्रेंडली रहें, है ना, वो भी काम किसका ही है, यूएन का। और फिर से वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करना नेशंस के बीच में। तीसरा रिस्पेक्ट को प्रमोट करना, किसके टूवर्ड्स बेटा, राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बेसिक राइट होते हैं जो हर कंट्री को अपने इंडिविजुअल्स को देने ही चाहिए, उनके टूवर्ड्स रिस्पेक्ट को प्रमोट करना, ठीक है। और हर व्यक्ति को उसकी फंडामेंटल फ्रीडम को इंश्योर कराना कि भाई अगर आप किसी देश के नागरिक हो तो आपको ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आप अपने रिलीजन को मान सकते हो, आप अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हो या कुछ और, ठीक है। हर जगह हो सकता है प्रोपेगेशन की परमिशन ना मिले। नेक्स्ट, टू कलेक्टिवली सॉल्व इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। बेटा इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार टेरिटरी को लेकर, कई बार ओशन वाटर को लेकर, कई बार मिनरल पेट्रोलियम रिसोर्सेज को लेकर। तो ये जितने भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं, कोरोना जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई पैंडेमिक और हो सकता है, ऐसी जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो उसे कलेक्टिवली सॉल्व किया जाएगा। भले ही वो प्रॉब्लम सोशल मतलब समाज से जुड़ी हो, इकोनॉमी मतलब आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी हुई हो, पैसे से जुड़ी हुई हो, कल्चरल हो, या ह्यूमैनिटेरियन नेचर की हो, ह्यूमैनिटेरियन नेचर की हो, मानवता से जुड़ी हो, संस्कृति से जुड़ी हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, ये सारी प्रॉब्लम्स को कलेक्टिवली सॉल्व करेगा यूएन। और बेटा जितने भी मेंबर नेशंस हैं, मतलब यूनाइटेड नेशंस का जितने भी कंट्रीज पार्ट है, उनके बीच में एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कराना, जिससे कि कॉमन गोल को इफ़ेक्टिवली अटेन किया जा सके। जो भी कॉमन गोल होते हैं बेटा, उन्हें अचीव करने के लिए यूएन का एक इम्पॉर्टेंट काम है कि वो सारे नेशंस के बीच की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करेगा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कोरोना के टाइम पे या कोविड के टाइम पे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक ऑर्गन ही है किसका, यूनाइटेड नेशंस का, या एक एजेंसी है, सॉरी ऑर्गन नहीं है, क्या है, एजेंसी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक एजेंसी ही है किसकी, यूनाइटेड नेशंस की। तो उस एजेंसी ने कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेट किया हर एक्टिविटीज़ को एट द टाइम ऑफ कोरोना। कहाँ वैक्सीन है, कहाँ नहीं है, कैसे पहुँचाई जा सकती है, कौन से रूल्स, कौन सी गाइडलाइन देनी है, वो दी है। बेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है यूएन की, याद रखना है ना। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स को अब हम डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन्स हैं। पहला है जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और लास्ट 6 सेक्रेटेरिएट। तो कितने ऑर्गन हो गए बेटा इस तरीके से, 6,
है ना, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटेरिएट। ये जितने भी ऑर्गन्स हैं इनके अलग अलग काम है। अब हम एक एक करके एक एक ऑर्गन को डिस्कस करेंगे। बेटा अब हम जनरल असेंबली को डिस्कस करेंगे। तो जो जनरल असेंबली है उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं सारे ही नेशंस के, जो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, ठीक है। जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, अभी 193 कंट्रीज टोटल मेंबर हैं किसका, यूनाइटेड नेशंस का। तो ये जो 193 कंट्रीज हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव आपको जनरल असेंबली में मिल जाएंगे। और एक अच्छी बात सुनो, हर कंट्री को राइट है कि वो अपने 5 मेंबर्स को भेज सकती है। कहाँ पर, जनरल असेंबली में। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं 193 को 200 कर दूं तो हम मान लें कि 1000 व्यक्ति, 1000 से कम ही होगा थोड़ा बहुत, 1000 व्यक्ति तो बैठता है जनरल असेंबली में। अप्रॉक्सीमेटली 1000 बोला है ना, वो 900 कुछ आएगा। चलो, तो जो जनरल असेंबली है उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं सारे मेंबर स्टेट्स के। टोटल कितनी कंट्री है यूनाइटेड नेशंस का पार्ट, 193। और हर मेंबर स्टेट को राइट है कि वो अपने लगभग 5 मेंबर भेज सकता है, ठीक है। पर वोट उन्हें एक ही मिलेगा, वो 5 मेंबर भेजें, 3 भेजें, 2 भेजें या एक ही भेजें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर कंट्री के पास एक वोट होता है। जो जनरल असेंबली होती है वो इंटरनेशनल पार्लियामेंट की तरह काम करती है। जैसे हमारी संसद, हमारी इंडियन पार्लियामेंट लोकसभा काम करती है ना, वैसे ही जनरल असेंबली क्या है, इंटरनेशनल पार्लियामेंट है, जहाँ पर इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है, मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं मेजॉरिटी वोट से। जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जनरल असेंबली के वो हैं, फर्स्ट, पहला, ये रिकमेंडेशंस देता है उन मैटर्स पे जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से जुड़े हों। अगर कोई मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो तो जनरल असेंबली ही उसके ऊपर रिकमेंडेशन देगी। जो पावर और जो फंक्शंस हैं किसी भी ऑर्गन के, यूनाइटेड नेशंस के, पर भी रिकमेंडेशंस कौन ही देगा, यूनाइटेड नेशंस। तो ये रिकमेंडेशन दे सकती है वो सारे मैटर्स पर जो पावर और फंक्शन से रिलेटेड हों यूएन के किसी भी ऑर्गन, ठीक है। समझ में नहीं आया वो ऐसे पढ़ो। देखो, ये रिकमेंडेशन दे सकती है उन मैटर्स पे जो रिलेट करेंगे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े हर मैटर पर रिकमेंडेशन देगा जनरल असेंबली। दूसरा, ये रिकमेंडेशंस उन मैटर्स पे भी दे सकते हैं जो, या देते ही हैं, जो पावर और फंक्शन से जुड़ा हो यूएन के किसी भी ऑर्गन का। बेटा ये वो सारे मैटर्स पे भी डिसीजन दे सकता है जो नेशंस के बीच में पीसफुल सेटलमेंट कराने की बात करिए, ठीक है। जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनका पीसफुल सेटलमेंट कराना हो तो भी यूएन ही रिकमेंडेशंस देगा। नेक्स्ट, यूएन का जनरल असेंबली रिकमेंडेशंस देगा। ध्यान रखना बेटा, यूएन की जनरल असेंबली तब भी रिकमेंडेशन दे सकती है जब किसी भी डिस्प्यूट को हमें पीसफुली सॉल्व कराना हो। इट कंसिडर्ड रिपोर्ट्स, ये वो सारी रिपोर्ट्स को भी कंसीडर करता है जिसे सबमिट किया है सिक्योरिटी काउंसिल ने और यूएन के अदर ऑर्गन्स ने। यूएन के अदर ऑर्गन्स ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने जो भी रिपोर्ट सबमिट की है उन्हें देखना, जांचना, समझना, ये काम भी जनरल असेंबली का ही है। समझ में आई बात। सिक्योरिटी काउंसिल एक ऑर्गन है यूएन का, वो अगर कोई रिपोर्ट भेजता है तो उसे भी कंसिडर करना, देखना, समझना जनरल असेंबली का ही काम है। जनरल असेंबली पढ़ रहे हैं अभी हम, है ना। ये ही यूएन के बजट को भी अप्रूव करती है। यूएन के बजट को अप्रूव करने का काम भी किसका है, यूनाइटेड नेशंस का। बेटा फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जनरल असेंबली का कि ये इलेक्ट करती है सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को भी और जजेस को भी। कहाँ के जजेस को बेटा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को इलेक्ट करना, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को इलेक्ट करना, ये काम भी जनरल असेंबली का ही होता है। फिर जनरल असेंबली ही अपॉइंट करती है सेक्रेटरी जनरल को। यूएन का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है सेक्रेटरी जनरल, उसे अपॉइंट करने का काम कौन ही करती है बेटा, जनरल असेंबली, ठीक है। पर ये किसके रिकमेंडेशंस पे करती है, सिक्योरिटी काउंसिल के। बेटा सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करना, ठीक है, जो कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है यूएन का,
यूएन का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है सेक्रेटरी जनरल, और उसे अपॉइंट करना भी किसका ही काम है, जनरल असेंबली का काम है। पर ये किसकी रिकमेंडेशन पे करता है, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे यूएन के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी है जनरल असेंबली की। समझ में आ गई बात। जनरल असेंबली अपॉइंट करता है सेक्रेटरी जनरल को। सेक्रेटरी जनरल कौन होता है बेटा, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है यूएन का। पर एक किसकी रिकमेंडेशंस पे ही अपॉइंट करेगा, सिक्योरिटी। ये इलेक्ट करता है नॉन परमानेंट मेंबर्स को। किसके नॉन परमानेंट मेंबर्स को, सिक्योरिटी काउंसिल के। नॉन परमानेंट मेंबर्स 10 होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में और 5 होते हैं परमानेंट मेंबर्स। तो सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स को चुनने का काम भी जनरल असेंबली के पास होता है। फिर इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के मेंबर्स को भी यही चुनता है और ट्रस्टीशिप काउंसिल के मेंबर्स को भी जनरल असेंबली ही चुनता है। फिर से जनरल असेंबली ही चुनता है नॉन परमानेंट मेंबर्स को। किसके, सिक्योरिटी काउंसिल के कितने होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, 10। और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर को भी जनरल असेंबली ही चुनती है। ट्रस्टीशिप काउंसिल के भी कुछ मेंबर्स जनरल असेंबली ही चुनती है। यहाँ पर सेक्रेटरीज के नाम दिए गए हैं यूएन के। इसमें मेरे पढ़ने का कुछ नहीं है, आप लोग याद कर लेना। और फर्स्ट और करंट की इंपॉर्टेंस तो बन जाती है भाई। फर्स्ट कौन थे, तो त्रिगवेली जो नॉर्वे के थे, जो 46 से 53 तक रहे। फिर ये सब आप रीड कर लेना। और अभी कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, पोर्चुगल। एंटोनियो गुटेरेस, इनको आपने कोरोना के टाइम में भी बहुत सुना होगा। एंटोनियो गुटेरेस पोर्चुगल के हैं। तो बाकी बीच के आप लोग रीड आउट कर लेना। अब हम सिक्योरिटी काउंसिल को डिस्कस करेंगे। तो बेटा इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने का जो टास्क है उसको परफॉर्म कौन करता है, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने का काम करता है। ये वो सारे केसेस को डिस्कस करता है जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और फिर उनको पीसफुली कैसे सेटल किया जाए इसके तरीके भी रिकमेंड करता है। बेटा इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स कैसे, जैसे आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में हुआ, इज़राइल पैलेस्तीन के बीच में हो रहा है। तो ये जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होंगे उन्हें इन्वेस्टिगेट करता है यूएन। और फिर पीसफुल सेटलमेंट के वेज को भी रिकमेंड करता है कि भाई आप इस तरीके से डील करो। पर कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। आर्मेनिया अजरबैजान भी लड़ रहे थे, अभी रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं। और फिर इसराइल का तो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो ये अपने वेज को रिकमेंड कर देता है कि भाई शांति से इस तरीके से हम इन मैटर्स में डील कर सकते हैं। पर एक्चुअल में लोग या कंट्रीज इसे मानती नहीं हैं। इवन कई बार अगर यूएन को लगे कि भाई ये मैटर तो हाथ से निकल जाएगा तो मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है यूएन अपने रेजोल्यूशन को एनफोर्स कराने के लिए, ठीक है। यूएन के पास अपनी बहुत बड़ी सी आर्मी है, कंबाइंड ट्रूप्स उनके पास है ना। और ये जो ट्रूप्स हैं ये कहाँ से आए हैं बेटा, तो ये डिफरेंट कंट्री ने भेजे होते हैं। हमारे इंडिया के भी बहुत सारे ट्रूप्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस का पार्ट है। तो ये जो कंबाइंड ट्रूप्स होते हैं इनकी हेल्प से कई बार यूएन रिजॉल्व कराता है मैटर्स को। तो ये जो ट्रूप्स हैं इनका यूज़ पीस को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, इसीलिए इन्हें पीस कीपिंग फोर्सेस कहते हैं। वैसे ये ट्रूप्स हैं, आर्मी पर्सनल की तरह रिएक्ट करते हैं, पर क्योंकि यूएन इनका यूज़ पीस को मेंटेन कराने के लिए करता है इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, पीस कीपिंग फोर्सेस। तो बेटा जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसके 15 मेंबर्स होते हैं। 5 यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, ये परमानेंट मेंबर्स हैं। तो बताओ कितने परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, 5। कौन कौन से, यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और इन्हें री इलेक्ट इमीडिएटली नहीं किया जा सकता। कि जैसे सपोज करो अभी इंडिया को इलेक्ट किया है 2 ईयर्स के लिए, तो नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए इंडिया को वापस से री इलेक्ट नहीं किया जा सकता, इमीडिएटली नहीं होते हैं, सबका टर्न आता है। फिर से ध्यान से सुनो, 5 परमानेंट होते हैं जिनके नाम है यूएसए, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना। और 10 नॉन परमानेंट होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं और इमीडिएटली किसी मेंबर को रीइलेक्ट नहीं किया जाता। जो परमानेंट मेंबर्स हैं बेटा इनके पास वीटो पावर होती है। जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनके पास वीटो पावर होती है। और वीटो का मीन्स क्या होता है, पावर टू से नो,
वीटो का मतलब क्या होता है? पावर टू से नो। बेटा वीटो का मतलब समझ गए अब आप लोग? पावर टू से नो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक रेजोल्यूशन है जिसे सपोर्ट कर दिया सारे मेंबर्स ने, पर उसे अडॉप्ट नहीं किया जाएगा अगर किसी भी एक परमानेंट मेंबर ने इसके अगेंस्ट में वोटिंग कर दी। सारे लोग बोल रहे हैं ये होना चाहिए और 5 परमानेंट मेंबर्स में से एक ने भी उसके अगेंस्ट में वीटो कर दिया, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं माना जाएगा, होगा ही नहीं, है ना? इतनी पावर है 5 परमानेंट मेंबर्स के पास। अब नाउ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चलो तो बेटा जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है ये फुलफिल करती है यूएन के सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को। यूएन के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन्हें फुलफिल करने के लिए कौन काम करता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसमें 54 मेंबर्स हैं। हर ईयर जो जनरल असेंबली होती है वो 18 मेंबर्स को इलेक्ट करती है 3 ईयर्स के लिए। हर 3 ईयर में पुराने मेंबर रिटायर होते जाते हैं और नए मेंबर आते जाते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में कितने मेंबर हैं? 54 मेंबर्स हैं और हर साल 18 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है 3 ईयर्स के लिए। जो डिसीजंस होते हैं वो मेजॉरिटी वोट से लिए जाते हैं और ये मेजॉरिटी वोट कैसे होते हैं? जैसे वोटिंग होती है यूजुअली वैसे ही। अब जितने भी मेंबर वहाँ पर प्रेजेंट होंगे उनमें से कितने लोग वोट कर रहे हैं, उसमें क्या किसको मेजॉरिटी मिल रही है, उससे डिसीज़न लिया जाएगा। हुआ? तो डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? मेजॉरिटी वोट से, और जितने भी मेंबर प्रेजेंट होंगे वोटिंग करेंगे, जिस बात के लिए मेजॉरिटी होगी वो काम होगा।